हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने पिछला वीडियो रिवाइज किया होगा। उसी के आगे हम लोग आज देखेंगे ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला, सॉइल इरोजन क्या होता है, कैसे मेज़र किया जाए, कैसे बचाया जाए। दूसरा, हमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है। और थर्ड और लास्ट हमें आज पढ़ना है लैंड रिसोर्स के बारे में। इसके साथ ही हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे, एजेंडा 21 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट है हमारा आज सॉइल इरोजन। व्हाट इज सॉइल इरोजन? सबसे पहले तो हम लोग बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। जो हमारी सॉइल की यानी मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसमें हमने आपको बताया था पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, जब वो पानी, हवा या किसी अन्य कारण की वजह से अपनी जगह से हट जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। जो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे एग्जाम में, वो कैसे लिखेंगे? सॉइल इरोजन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल, वन फॉर्म ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। एक तरह का सॉइल का क्षरण होना यानी क्वालिटी या क्वांटिटी का घटना होता है जब अपर लेयर ऑफ सॉइल अपनी जगह से हट जाती है। द नेचुरल प्रोसेस इज कॉज्ड बाई द डायनेमिक एक्टिविटी ऑफ इरोसिव एजेंट्स, दैट इज जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं या जिन नेचुरल प्रोसेस की वजह से सॉइल इरोजन होता है, उनमें सबसे पहला आता है वाटर, आइस, ग्लेशियर्स, स्नो, एयर, विंड जिसको हम कहते हैं, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस। ये सभी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन हमें देखने को मिलता है। कॉजेस अगर हम लिखने की बात करें एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो कॉजेस सबसे पहला है ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है जानवरों का चारा चरना। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, पास्चर लैंड लगातार डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो जानवर हैं उन्हें ओपन फील्ड्स ग्रास ईट करने के लिए नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से कम लैंड एरिया में ज़्यादा जानवर अब चारा चरते हैं और ओवर ग्रेजिंग घटना होती है। और यही ओवर ग्रेजिंग है जो बहुत ज़्यादा जानवर कम जगह पर जब चारा चरते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर घास नहीं बचती है और जो वो अपर लेयर होती है सॉइल की, वो डायरेक्ट विंड और वाटर के कांटेक्ट में आने लगती है, जिसकी वजह से विंड और वाटर उससे अपनी जगह से हटा देते हैं, जैसा कि आप साइड की इमेज में देख पा रहे हैं। इसके बाद आता है अप एंड डाउन प्लाउइंग। प्लाउइंग का मतलब होता है जुताई करना। जब कोई स्लोपी एरिया होता है जहाँ पर हम अप डाउन वर्टिकल हम लोग प्लाउ करते हैं, जिसकी वजह से गहरी नालियाँ बन जाती हैं और पानी बरसने पर तेज़ी से पानी उनसे होता हुआ डाउन साइड आ जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण जो है सॉइल इरोजन का, वो है डिफॉरेस्टेशन। हम लोग बेटा क्लास फर्स्ट से पढ़ते चले आ रहे हैं कि पेड़ों की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को अपनी जगह पर बांधे रखती हैं, लेकिन जब पेड़ ही नहीं होंगे तो फिर मिट्टी अपनी जगह पर कैसे रुकेगी। और इसी वजह से हमें फ्लड वगैरह की कंडीशन अब ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इसके बाद लास्ट आता है सॉइल एग्जॉस्शन। एग्जॉस्शन का मतलब होता है थका देना या ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना। यहाँ पर आप एक्सप्लॉयटेशन भी लिख सकते हैं। सॉइल्स आर ओवर यूज एंड कैन ग्रो नो मोर। सॉइल्स जो है उसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जा चुका है, किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए, पास्चर के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा के लिए। और हम लोग सॉइल को और ज़्यादा बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था सॉइल की कुछ इंच मोटी परत को बनने में सैकड़ों लाखों साल का समय लग जाता है। सैकड़ों, हजारों या लाखों साल तक का समय भी लग सकता है। तो ये 4 मेन कॉजेज हैं सॉइल इरोजन की। एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन हम लोग अभी आगे देखेंगे। पहले हम लोग बेसिक समझते हैं। अब हमसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ इरोजन। यानी सॉइल जो है वो अपनी जगह से कैसे हटती है। तो पहला तो है रेन ड्रॉप स्प्लैश। जब पानी ज़मीन पर पड़ता है तो वो कुछ मिट्टी की परत उधेड़ देता है या हम कहें अपनी जगह से हटा देता है। इसके अलावा विंड इरोजन आप देख सकते हैं। और जो दो आपको आपके सिलेबस में पढ़ने हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, उनमें से है पहला शीट एंड रिल इरोजन। शीट इरोजन, जब स्लोपी एरिया में पानी बहुत तेज़ी से नीचे आता है तो उसे शीट इरोजन कहते हैं। जबकि लास्ट वन हमें पढ़ना है गली इरोजन। जैसा कि आप देख सकते हैं, गली यानी कि हल्की सी नालियाँ बन रही हैं जिनमें पानी जो है ढेर सारा बह रहा है आसपास से मिट्टी को लाकर। तो आपको इमेज से क्लियर होगा शीट इरोजन और गली इरोजन कहते हैं किसे कहते हैं। इसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सपोज एक स्लोपी लैंड एरिया है जहाँ पर ऊपर की तरफ फॉरेस्ट लगे हैं, पानी बरसता है तो ऊपर जो है स्प्लैश यानी कि पानी की बूंदों की वजह से क्या होगा, थोड़ी थोड़ी मिट्टी उखड़ेगी
और वो पानी के साथ मिलकर नीचे आएगी। जब बराबर स्लोप ज़्यादा होगा तो बराबर मात्रा में पानी तेज़ी से नीचे आएगा और ढेर सारी मिट्टी अपने साथ बहाकर ले जाएगा। जैसे जैसे स्लोप कम हो रहा है बेटा, आप देख रहे हैं कि पानी नीचे जाने के लिए पतली पतली नालियों का सहारा ले रहा है, जिससे हम रिल्स या गली इरोजन कह रहे हैं। और फाइनली जब बॉटम में पहुंच रहा है पानी तो एक स्ट्रीम यानी धारा के माध्यम से वो आगे बढ़ रहा है। इसे हम लोग और डिटेल में भी आगे देखेंगे। फिलहाल आपको ये चारों इरोजन क्लियर होंगे। स्प्लैश इरोजन सबसे ऊपर हो रहा है, शीट इरोजन जहाँ पर स्लोप ज़्यादा है वहाँ पर हो रहा है, और जब स्लोप कम हो जाता है तब रिल या गली इरोजन होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो आपको यहाँ पर गहरी नालियाँ टाइप की दिखाई दे रही हैं जिनसे पानी होकर तेज़ी से नीचे आ रहा है। और बॉटम में जब कहीं जाने की जगह नहीं बचती है तब स्ट्रीम या चैनल फॉर्म करती है वाटर स्ट्रीम। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल इरोजन तो हो रहा है, इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे, जिसके लिए हम लोग देखते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन बेटा, सॉइल इरोजन को रोकने का या सॉइल को प्रिवेंट करने का सबसे पहला तरीका है कंटूर फार्मिंग। कंटूर का मतलब होता है एक एलिवेटेड एरिया सेम हाइट का हम लोग बनाते हैं, यानी कि स्लोप ख़त्म कर देते हैं। और जैसा आपने स्टेपदार फार्मिंग देखी है वैसा ही हम लोग सेम हाइट का फील्ड बनाते हैं, जिससे कि पानी वगैरह गिरने पर वह अपने साथ मिट्टी बहाकर तेज़ी से ना ले जाए। तो इसे हम कहेंगे कंटूर फार्मिंग। जब हम सेम एरिया या सेम हाइट की फील्ड या सेम हाइट का खेत बनाते हैं और उस पर फार्मिंग करते हैं स्लोप को हटाकर। इसके बाद सेकंड मेथड है हमारा प्रिवेंशन ऑफ गली इरोजन बाय मेकिंग फील्ड रिजेस। फील्ड रिजेस का मतलब है बाउंड्री हम बनाएं जिससे कि वह अपने साथ मिट्टी तेज़ी से ना ले जाए, या गली इरोजन को हम रोक सकते हैं बाय मेकिंग फील्ड रिजेस। फील्ड्स को यानी मैदान जो है उसे बिल्कुल सपाट ना रखकर उसमें कुछ बाउंड्री या हल्की हल्की हम लोग स्लोप को कम करने के लिए बाउंड्री बनाएं, जिससे कि गली इरोजन को अवॉइड किया जा सके। इसके बाद जो सबसे इजी मेथड है जो हमें बचपन से कहा जाता है वो है प्लांटेशन। ट्रीज को प्लांट करना, क्योंकि ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो ऑटो प्रिवेंट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह हटने के लिए, या बचाती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने से। चाहे वो वाटर का इफेक्ट हो चाहे विंड का इफेक्ट हो, दोनों के ही इफेक्ट को डिक्रीज करती हैं प्लांट की रूट्स, और साथ ही साथ फ्रेश एयर भी प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कलेक्शन ऑफ रनिंग वाटर। जो रनिंग वाटर है उसे हेयर एंड देयर ना जाने देकर प्रॉपर एक स्ट्रीम चैनल बनाया जाए जो और पानी को कलेक्ट किया जाए, जो कि ना सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर लेवल को भी इंक्रीज करेगा बल्कि जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसे भी कम करेगा। लास्ट मेथड जो है सॉइल कंजर्वेशन का वो है हमारा स्टॉप ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर इरिगेशन। जो पेड़ों में सिंचाई की जाती है वो भी ज़रूरत से ज़्यादा ना की जाए, प्लस जानवरों के लिए पास्चर लैंड बढ़ाया जाए जिससे ओवर ग्रेजिंग की समस्या को हटाया जा सके। These point helps not only in increasing agricultural output but also in maintaining biodiversity। और ये जो हमने आपको सॉयल कंजर्वेशन के मेथड्स बताए हैं ये ना सिर्फ एग्रीकल्चरल आउटपुट यानी कृषि के जो उत्पाद हैं उनकी मात्रा को बढ़ाता है, उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि जो बायोडाइवर्सिटी है यानी प्लांट्स और एनिमल्स एक इकोसिस्टम में एक साथ बायोम में रह रहे हैं उसे भी इंक्रीज करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है आज बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं? जो प्रकृति द्वारा हमें फ्री में दिए गए हैं गिफ्ट, जैसे सॉइल, एयर, वाटर एट्सेट्रा। ये हमारे किस में आते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में। ऑल फ्री गिफ्ट्स प्रोवाइडेड बाय नेचर आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, यानी कि ये प्रकृति द्वारा हमें फ्री में दिए गए हैं, इन पर अभी कोई या परचेज करने जैसा हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। सेकेंड है नेचुरल रिसोर्सेज आर यूजलेस अंटिल ह्यूमंस यूटिलाइज देम। नेचुरल रिसोर्सेज इंसानों के लिए उतने उपयोगी नहीं होते हैं जितना कि इंसान उन्हें कन्वर्ट करके अदर यूजफुल थिंग्स में बनाता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, तो वो हमारे लिए किसी काम के नहीं हैं जब तक ह्यूमंस जो हैं उन्हें यूटिलाइज करने योग्य नहीं बनाते हैं। सपोज आपको 1 किलो आयरन ओर दे दिया जाए तो आप उसका क्या करोगे? वो आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन ह्यूमंस क्या करते हैं, उस 1 किलो आयरन ओर से कोई यूटेंसिल बनाया, फैन बनाया, गन बनाई या अदर बाइसिकल बनाई, तो वो इंसानों के यूटिलाइज के लिए आता है।
तो इस पॉइंट का बस इतना सा मतलब है कि रॉ फॉर्म में नेचुरल रिसोर्स इंसानों के उतना काम नहीं आते हैं जितना कि उन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू वैल्यू एडिशन करके और अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड इन क्वांटिटी। जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो अपनी मात्रा में सीमित हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री हैं तो हम लोग कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी मात्रा सीमित है और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर या तो वो पल्यूट हो जाएंगे या फिर एग्जॉस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है नेचुरल रिसोर्स की वो ये कहती है, देयर इज़ डाइवर्सिटी फाउंड इन नेचुरल रिसोर्स। जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनमें विभिन्नता देखने को मिलती है दूसरी जगह जाने पर। यानी कि ज़रूरी नहीं है जैसा पानी और हवा हमें एक जगह पर मिल रही है वैसा ही पानी, हवा और सॉइल हमें दूसरी जगह भी देखने को मिलेगी। सॉइल हमने पढ़ा था पिछले सेशन में कि सॉइल इंडिया में हर स्टेट में लगभग अलग तरह की पाई जा रही है। तो यही पॉइंट यहाँ पर कह रहा है, देयर इज़ डाइवर्सिटी फाउंड इन नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद जो हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स पढ़ा था वो था लैंड रिसोर्स। लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज वॉट एवर द अदर नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास दूसरे दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें लैंड जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सभी और नेचुरल रिसोर्सेज का बेस कहलाता है, क्योंकि बिना ज़मीन के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। दे ऑल आर बॉर्न एंड ग्रोन इन और ऑन द लैंड इटसेल्फ। और जितने भी दूसरे नेचुरल रिसोर्स हमें देखने को मिलते हैं वो या तो ज़मीन में पाए जाते हैं या ज़मीन पर उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ लैंड। ज़मीन होती कितनी तरह की है? तो लैंड को हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ यूज 4 तरह का बताया है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लैंड। फर्स्ट इज कल्टिवेबल लैंड, जिस पर कृषि करते हैं। इंडिया हैज़ गॉट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। यानी अगर टोटल एरिया का कंपैरिजन करें कल्टिवेबल लैंड से तो इंडिया जो है वो अपने टोटल अवेलेबल लैंड का हाईएस्ट परसेंटेज यूटिलाइज करता है किसमें? कल्टिवेबल लैंड में, ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा। सेकेंड हमारा आता है पास्चर लैंड। पास्चर लैंड आर यूज फॉर कैटल्स टू ग्रेजिंग, फॉर ग्रेजिंग। कैटल नंबर्स आर हाई सो लैंड इज़ नॉट इनफ। दिक्कत क्या है, भारत में कैटल नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कंपैरिजन में लैंड एरिया जो उनकी ग्रेजिंग के लिए चाहिए वो बहुत कम है, इज़ नॉट इनफ। थर्ड पॉइंट सेज फॉरेस्ट लैंड। वी हैव फॉरेस्ट ओनली इन 19.27% ऑफ टोटल लैंड एरिया। जो फॉरेस्ट लैंड है वो अकॉर्डिंग टू 1953 पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी 33% होना चाहिए, लेकिन ये लगातार डिग्रीगेट करते हुए 22 से 19.27% तक आ गया है। यानी कि ये जितना होना चाहिए उससे कम है। और 4 टाइप ऑफ लैंड जो है हमारा वो है बैरन लैंड, विच इज़ नॉट कल्टिवेबल बट वी यूज़ फॉर वेरियस अदर पर्पजेज। जैसे कि डेजर्ट हो गया, ऊसर हो गया, या जिसे हम कहते हैं इनफर्टाइल लैंड। वह ज़मीन का टुकड़ा जो किसी काम नहीं आ रहा है, यानी कल्टीवेशन के काम नहीं आ रहा है, उसे हम बैरन लैंड कहते हैं या इनफर्टाइल लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेजर्ट एरिया हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी भी काम नहीं आ रहा है, वो अदर फैसिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर टेस्टिंग एट्सेट्रा। इसके बाद बेटा हमें देखना है जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है लैंड से जुड़ा हुआ, वो है लैंड यूज़ पैटर्न। लैंड यूज़ पैटर्न क्या होता है? लैंड यूज़ पैटर्न ये बताता है कि भारत में जितनी ज़मीन अवेलेबल है, जितना लैंड एरिया अवेलेबल है, उसको हम किस तरह से किस किस काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। लिखेंगे कैसे इसे एग्जाम में? द लैंड यूज़ पैटर्न इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। भारत में जो लैंड इस्तेमाल किया जा रहा है वह सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, या उतनी अच्छी तरीके से नहीं किया जा रहा है जितनी अच्छी तरीके से होना चाहिए। ऑल्दो, यद्यपि 93% ऑफ टोटल लैंड एरिया इज़ एक्सप्लॉयटेड। भारत में जितना लैंड एरिया अवेलेबल है उसका 93% इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो हाउसिंग के लिए हो, ट्रांसपोर्ट के लिए हो, कल्टीवेशन के लिए हो, फॉरेस्ट के लिए हो, एट्सेट्रा। कोई भी बैरन लैंड एरिया जो है वो हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। 93% ऑलमोस्ट एक्सप्लॉयड या इस्तेमाल कर लिया है बाई मैन। बट देयर इज़ वेरी लिटिल इंक्रीज इन द नेट शोन एरिया। लेकिन जो कुल बुआई वाला एरिया है, शोन का मतलब होता है फसल उगाने वाला, जिस पर हम फसलें बोते हैं और उगाते हैं, वह एरिया जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, क्योंकि नेट शोन एरिया ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर जितना बढ़ना था हमने बढ़ा लिया।
अब हमारे पास या तो रहने के लिए जगह बची है, या तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या जो एरिया थोड़ा बहुत बचा है 19% के आसपास, उस पे फॉरेस्ट लगे हुए हैं जिनको हम काट नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब लिमिट से कम है। इसीलिए जो नेट शोन एरिया है यानी जिस पर कल्टीवेशन किया जा सकता है उसमें बहुत कम बढ़ोतरी देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट स्कीम 1952-53 देयर शुड बी 33% फॉरेस्ट कवर एरिया। 1952 में जो फॉरेस्ट स्कीम आई थी नेशनल, उसमें ये बोला गया था कि 33% फॉरेस्ट कवर एरिया होना चाहिए, बट वी हैव ओनली अप्रॉक्स 19.27% ऑफ टोटल लैंड एरिया। लेकिन हमारे पास सिर्फ 19.27% के आसपास ही टोटल लैंड एरिया फॉरेस्ट कवर है, यानी ज़रूरत से लगभग 14% कम। सेकेंड लैंड यूज पैटर्न कह रहा है कंपेरेटिवली लेस पास्चर लैंड फॉर कैटल। जितना होना चाहिए जानवरों पालतू पशुओं की संख्या के अनुपात में, उससे कम पास्चर लैंड यानी चारा चरने के मैदान जानवरों के लिए देखने को मिलते हैं या भारत में उपलब्ध हैं। और लास्ट पॉइंट कह रहा है देयर इज़ एन इंक्रीज इन बैरन लैंड। जो बैरन लैंड है हमारे पास जो किसी काम नहीं आ रही है, उसमें स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिला है, यानी कि बहुत कम मात्रा में ही सही लेकिन थोड़ी सी मात्रा बढ़ी है ऐसी ज़मीन की जो किसी काम नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि गर्मी की वजह से लगातार जो एराइड रीजन है वेस्टर्न राजस्थान का, वो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है। और जब डेजर्ट एरिया या एराइड जोन बढ़ता है तो वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको डिमिनिश करता जाता है और वहाँ पे एग्रीकल्चर या अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्लेस नहीं होती हैं। तो ये था आपका लैंड जो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक जो हमें देखना है वो है अर्थ समिट 1992। 1992 में दक्षिण अमेरिका के देश ब्राज़ील के एक छोटे से शहर रियो में एक मीटिंग हुई थी जिसे अर्थ समिट कहा गया 1992। कब हुई थी? 3 से 14 जून 1992 में। कहाँ पर? रियो दी जनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में है। और ब्राज़ील कहाँ है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। आप मीटिंग देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा देश इकट्ठा हुए थे और इसमें ये तय किया गया था कि किस तरह से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें बेटा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो आज की हम लोगों की प्रेजेंट की नीड हैं उनको हम लोग फुलफ़िल करें, यानी हम लोग आज की जो ज़रूरतें हैं उनको फुलफ़िल करें इस तरह से कि फ्यूचर को नुकसान ना हो, फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए भी रिसोर्स बचा रहे। जो रिसोर्सेज आज अवेलेबल हैं प्रेजेंट में हमारे पास, उनका इस्तेमाल हम इस तरह से करें कि फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्स बचे रहें। ऐसा ना हो कि सब हम ही लोग इस्तेमाल कर लें और फ्यूचर में वो रिसोर्स देखने को ही ना मिले। लिखेंगे कैसे इसे? रियो दी जनेरियो ब्राज़ील अर्थ समिट 1992। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स का मतलब यहाँ पर देशों से है, मेट इन रियो डी जनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। और यही हमारी विश्व की पहली अर्थ समिट थी। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड अ डिक्लेरेशन। जो भी लीडर्स नेता इकट्ठा हुए थे यहाँ पर, उन्होंने एक घोषणा पत्र साइन किया। किस चीज़ का? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़, कि वो जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है उसको प्रिवेंट करेंगे एंड जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ हैं जो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से एडवर्स उन पर, उसको भी रोका जाए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ को प्रिवेंट करेंगे प्लस ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज की तरफ भी वर्क करेंगे। इसका लोगो याद रखिएगा, इस तरह का था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट Rio+20। जो चार्टर बेटा यहाँ पर साइन किया गया था, जो डिक्लेरेशन की गई थी, उसी को कहा जाता है एजेंडा 1। एजेंडा 21 was the declaration signed by world leaders at the United Nations Conference on Environment and Development, यानी UNCED में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी, उसमें जो डिक्लेरेशन साइन किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, उससे ही क्या कहा गया? एजेंडा 21। एंड इट टुक प्लेस एट रियो डी जनेरियो ब्राज़ील। और ये कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है। ब्राज़ील कहाँ है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। याद रखिएगा बेटा। उद्देश्य क्या था इसका? आपसे कभी कभी पूछा जाएगा एजेंडा 21 का एम क्या था, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर
इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका उद्देश्य था पूरे विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, यानी पूरे विश्व में जो देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करेंगे जिससे कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरह से किया जा सके कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहें। इट इज़ एन एजेंडा, सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे, इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज। जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उससे, कॉम्बैट का मतलब लड़ाई करना या सामना करना, उससे सामना करने के लिए ये एजेंडा बनाया गया था। पॉवर्टी से सामना करने के लिए, डिसीजेज बीमारियों से सामना करने के लिए, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन वैश्विक सहयोग के माध्यम से। वैश्विक सहयोग का मतलब वही है बेटा, हमने जो अभी आपको बताया, डेवलप नेशंस हेल्प करेंगे डेवलपिंग नेशंस की बेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके, जिससे डेवलपिंग नेशंस जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने यहाँ पर और इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं ज़्यादा ख़राब टेक्नोलॉजी की वजह से, वो ना करें। यानी बेटर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी डेवलपिंग नेशंस को तो वो रॉ मटेरियल को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और पोल्यूशन यानी इन्वायरमेंट को डैमेज कम पहुँचाएंगे। इट वॉज ऑन, इस तरह से दोनों, क्योंकि पृथ्वी तो एक ही है बेटा। अगर कोई एक देश, कमज़ोर देश, ख़राब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है और पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है तो उसका असर कहीं ना कहीं डेवलप नेशन पर भी पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, हांगकांग हो गया, थाईलैंड हो गया। ये देश अगर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कॉज करते हैं तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिसकी वजह से ओशियन ग्लेशियर पिघलेंगे और ओशियन का लेवल बढ़ेगा। अब ओशियन का लेवल बढ़ेगा बेटा तो ओशियन में पानी तो सेम लेवल पे ही रहता है ना, जिससे साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, और करेबियन आइलैंड हो गए, यूरोप के कुछ देश हो गए, जहाँ जहाँ पर समुंदर है किनारे पर, समुंदर के किनारे वाले हर देश को खतरा होगा अगर सी लेवल राइज करता है तो। इसीलिए चाहे वो डेवलप नेशन हो या डेवलपिंग नेशन हो, आपस में मदद करने के लिए तैयार हुए कि वह पर्यावरण को कम नुकसान पहुँचे, इसके लिए एक दूसरे की सहयोग करेंगे। और इसी को कहा जा रहा है बेटा कॉमन इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए एक ही प्लेनेट है जो कि है अर्थ हमारी या पृथ्वी, इसीलिए इसको अर्थ समिट भी कहा गया। एंड इट वॉज ऑल्सो ऑन फुलफिलिंग म्यूचुअल नीड्स। म्यूचुअल नीड्स का मतलब आप एक दूसरे की ज़रूरतें, क्योंकि जो डेवलप नेशन है उनको भी तो रॉ मटेरियल चाहिए था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। वो रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा, जो डेवलपिंग नेशन थे। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया स्पॉन्ज आयरन को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों में। एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इस तरह से जिम्मेदारियां जो हैं वो बांटी जा रही थी। रॉ मटेरियल डेवलपिंग नेशन प्रोवाइड करा रहे थे, बदले में उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए या उससे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए जो बेटर टेक्नोलॉजी है वो डेवलप नेशन प्रोवाइड कर रहे थे। और इस तरह से हमने देखा कि 100 से ज़्यादा देश मिल के आपस में एक चार्टर साइन करते हैं जिसे कहा गया एजेंडा 21। और ये घोषणा पत्र या चार्टर कहाँ साइन किया गया था, रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट में, ठीक है। तो ये था आपका एजेंडा 21। इसके बाद आपके चैप्टर में बेटा सिर्फ रिसोर्स बचता है, रिसोर्स का क्लासिफिकेशन बचता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। रिवाइज करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए, रिवाइज ज़रूर करिए बेटा, ठीक है।